Newton's law of motion. Newton's law of motion are three basic laws of classical mechanics that describe the relationship between the motion of object and the force acting on it. जो न्यूटन लॉ ऑफ मोशन जो है बेसिकली थ्री लॉ गिवन बाय द न्यूटन्स वो डिस्क्राइब करते हैं रिलेशनशिप बिटवीन motion of the object and forces act on it. So first one, the Newton's first law of motion, every body continue to move in the state of rest or of uniform motion in a straight line unless it is compelled by some external force to change that state. जो न्यूटन का फर्स्ट लॉ था उसके अकॉर्डिंग अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगी या मोशन में है वो कंटिन्यू मोशन में रहेगी जब तक हम उसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करते हैं। जैसे आपके पास मान लो ये टेबल है, यहाँ पे एक ये बुक पड़ी हुई है, जैसे ये बुक जो है वो रेस्ट में रहेगी जब तक हम इसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगाएंगे, मतलब इसको पुल या पुश नहीं करेंगे। जैसे ये बॉल पेन है, यहाँ पे है तो यहाँ पे रहेगा जब तक मैं इसको मूव नहीं करता हूँ, मतलब इसके ऊपर फोर्स नहीं लगाता हूँ। और सेकंड वन एग्जांपल हो जाएगा, कोई बॉल जो है वो रोल करती रहेगी जब तक इसके ऊपर कोई फोर्स आप नहीं लगाते हो। मतलब कोई भी बॉडी जो है वो मोशन में रहेगी अगर हम उसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स ना लगाएं, या फिर रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगी अगर हम उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाते। दिस इज द न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। एग्जाम्पल हो जाएंगे एन ऑब्जेक्ट प्लेस ऑन अ प्लेन सरफेस, सेकंड हो जाएगा अ बॉल रोलिंग ऑन द ग्राउंड, थर्ड वन हो जाएगा वॉशिंग मशीन ड्रायर। Newton's second law of motion, the rate of change of linear momentum of a body is directly proportional to the external force applied and the change take place in the direction of applied force. अगर हम किसी बॉडी के ऊपर फोर्स लगाते हैं, फोर्स लगाने से क्या होगा, उसके मोमेंटम में चेंज आएगा। जो मोमेंटम में चेंज आएगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा, अप्लाइड फोर्स के। इसको हम एक एग्जांपल की सहायता से समझते हैं। मान लो आपके पास कोई ये जो है एक बॉल पड़ी हुई है, अब इनिशियली ये रेस्ट में है तो इसका मोमेंटम क्या है, ज़ीरो। जब आप इसके ऊपर फोर्स लगाते हो, मतलब इसको आप क्या करते हो, किक करते हो, आप फोर्स लगा रहे हो 4 न्यूटन की, तो जैसे आप इसको फोर्स लगाओगे मतलब इसको पुश करोगे तो ये मोशन में आ जाएगी। मोशन में आ जाएगी मीन्स उसकी वेलोसिटी चेंज होगी, तो जो वेलोसिटी में चेंज आएगा तो उसके मोमेंटम में चेंज आएगा, मतलब उसका मोमेंटम चेंज होगा, क्योंकि जो मोमेंटम होता है उसको हम पी के साथ लिखते हैं, इट इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। और वेलोसिटी में चेंज आ रहा है तो मोमेंटम में चेंज आ रहा है, और जो मोमेंटम में चेंज आया किसके कारण है, जो आपने फोर्स लगाई है। अगर आप फोर्स न्यूटन की फोर्स लगा रहे हो तो उसके मोमेंटम में चेंज जो भी आ रहा है, मान लेते हैं वहाँ पे आ रहा है 50, अगर आप यहाँ पे 4 की बजाय 12 न्यूटन की फोर्स लगाते हो, मतलब ज़्यादा फोर्स लगाते हो तो इसके मोमेंटम में ज़्यादा चेंज आएगा। मान लेते हैं यहाँ पे मोमेंटम इसका 120 आ गया, तो इस तरह से जो चेंज आएगा मोमेंटम में किसी बॉडी के मोमेंटम में वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, अप्लाइड फोर्स के। दिस इज द न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। और एग्जाम्पल हो जाएगा रेसिंग कार, सेकंड वन किक द बॉल, थर्ड वन रॉकेट लॉन्च, फोर्थ एग्जाम्पल हो जाएगा 2 पीपल वॉकिंग, फिफ्थ वन हो जाएगा ट्राई टू मूव एन ऑब्जेक्ट। अब हम सेकंड लॉ के लिए प्रूफ निकालेंगे। इसके लिए मैंने कंसिडर कर लिया, एक बॉडी ले ली जिसका मास m है और वो मूव कर रही है विद वेलोसिटी v, देन उसका जो लीनियर मोमेंटम होगा वो हमारे पास आ जाएगा, उसको हम लिखेंगे p के साथ, p वेक्टर, क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी होती है। इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, v वेक्टर, मतलब वेलोसिटी भी आपके पास क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी। सो दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब मान लेते हैं कि जो हम F एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर रहे हैं बॉडी के ऊपर इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द बॉडी, देन F एक्सटर्नल किसके हो जाएगा, F एक्सटर्नल अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, मतलब F एक्सटर्नल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा dp बाई dt। अब इस कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को रिमूव करने के लिए मैं कांस्टेंट लेता हूँ तो हमारे पास बन जाएगा F एक्सटर्नल इक्वल टू
k dp by dt. This is equation number 2. In the next step we are going to use the value of p from equation 1 in equation 2. Use equation 1 in equation 2. We get f external equal to k dy dt of p की जगह आ जाएगा हमारे पास m v वेक्टर, एंड दिस इज इक्वल टू k, m कांस्टेंट है, डिफरेंशिएशन से बाहर निकालेंगे, अंदर बचेगा dy dt ऑफ v, और आल्सो वी नो दैट द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी एंड इट इज इक्वल टू एक्सेलरेशन. सो दिस इम्प्लाइज f एक्सटर्नल किसके और आ जाएगा k m e वेक्टर. इफ k इज इक्वल टू 1 देन f एक्सटर्नल इक्वल टू m a. जब हम इसका मॉड ले लेंगे, अगर हम इसका मॉड लेते हैं तो दिस इज इक्वल टू m e वेक्टर, तो ये हमारे पास बन जाएगा f इज इक्वल टू m a. So force F can be calculated by using equation this 3. Hence, second law of motion give the measure of force. Newton's third law of motion. To every action there is always an equal and opposite reaction. Or action and reaction are equal and opposite. Means action होगा तो उसका reaction भी होगा. Means अगर हम कोई दो बॉडी लेते हैं, मैंने यहाँ पे दो बॉडी ले ली A and B, जब दोनों ये कोलाइड करेंगी तो बॉडी ए के ऊपर बी बॉडी फोर्स एक्सर्ट करेगी और उसकी डायरेक्शन किस तरफ होगी, इस तरफ. उसको मैं लिख रहा हूँ एफ ए बी के साथ. आल्सो बी बॉडी के ऊपर ए बॉडी भी फोर्स एक्सर्ट करेगी, उसकी डायरेक्शन किस तरफ होगी, इस तरफ, एफ बी ए. मीन्स जब दो बॉडी आपस में टकराती हैं तो एक बॉडी मतलब यहाँ पे ए बॉडी बी के ऊपर फोर्स करेगी एक्सर्ट, बी ए के ऊपर करेगी. मतलब ए एक्शन कर रहा है बी के ऊपर तो उसका रिएक्शन होगा बी के द्वारा ए के ऊपर. और अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन ये दोनों फोर्सेज होंगी वो इक्वल मैग्नीट्यूड होंगी बट अपोजिट इन डायरेक्शन. मतलब एफ ए बी इक्वल टू माइनस एफ बी ए. जो बॉडी बी ए के ऊपर फोर्स एक्सर्ट करेगी उसकी डायरेक्शन इस तरफ होगी, और जो ए बी के ऊपर जो एक्सर्ट करेगी उसकी डायरेक्शन इस तरफ होगी. इसके लिए हम एक और एग्जांपल लेते हैं. ये हमारे पास आ गई अर्थ, और वॉल जो है उसको हम ड्रॉप करते हैं कुछ हाइट से, तो क्या होगा, अर्थ जो है उस वॉल के ऊपर एक फोर्स एक्सर्ट करेगी, और वो कौन सी होगी, दैट इज अ ग्रेविटी की फोर्स. और वॉल जो है वो भी अर्थ के ऊपर फोर्स एक्सर्ट करेगी, बट वो नोटिसेबल नहीं होती है. क्यों नहीं होती है, क्योंकि जो मास ऑफ अर्थ होता है वो वेरी लार्ज होता है एज कम्पेयर टू द मास ऑफ द वॉल. नेक्स्ट है प्रूफ फॉर न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन. कंसिडर एन आइसोलेटेड सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ टू बॉडीज ए एंड बी मूविंग अलॉन्ग सेम स्ट्रेट लाइन. लेट द बॉडी कोलाइड सो दैट दे म्यूचुअली एक्ट एंड रिएक्ट अपॉन ईच अदर. हमने एक आइसोलेटेड सिस्टम ले लिया. आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है, वो सिस्टम जिसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं करती है. और इन दैट केस दो बॉडी ले ली मैंने ए और बी, और जो कि दोनों मूव कर रही हैं सेम स्ट्रेट लाइन में. और जब ये दोनों बॉडी आपस में कोलाइड करेंगी तो ए बॉडी बी के ऊपर फोर्स लगाएगी, बी ए के ऊपर लगाएगी. दोनों का लाइन ऑफ एक्शन फोर्स जो होगा वो अपोजिट होगा बट इक्वल मैग्नीट्यूड होगा. मतलब एक्शन और रिएक्शन अगर करेगा. व्हेन द बॉडी कोलाइड्स देन देयर वेलोसिटी चेंजेस आफ्टर कोलिजन, सो मोमेंटम आल्सो चेंजेस. क्योंकि मोमेंटम होता है इट इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी. अगर वेलोसिटी चेंज हो रही है, कोलिजन के बाद वेलोसिटी चेंज होगी तो उनका मोमेंटम भी चेंज होगा. तो जो बॉडी ए थी उसके मोमेंटम में चेंज आया वो मैंने मान लिया डेल P1, और जो बॉडी बी है उसके मोमेंटम में जो चेंज आया वो मैंने मान लिया डेल P2. अब इसके बाद लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लगा देंगे. जो नेट चेंज आएगा लीनियर मोमेंटम में ऑफ द सिस्टम, मतलब जो सिस्टम में हमारे पास बॉडी ए एंड बी है
उनके मोमेंटम में जो नेट चेंज आएगा वो किसका होगा, 0 के बराबर। दैट इज डेल P1 प्लस डेल P2 इक्वल टू 0। नेक्स्ट स्टेप में हम डेल P1 को इक्वल टू के इस साइड लेके जाएंगे, तो हमारे पास बन जाएगा डेल P2 वेक्टर इक्वल टू माइनस डेल P1 वेक्टर। दिस इज क्वेश्चन नंबर 1। नेक्स्ट स्टेप में हम क्वेश्चन 1 को डिवाइड कर देंगे डेल टी के साथ और साथ में लिमिट लेंगे डेल टी टेंडिंग टू 0। सो इक्वेशन 1 बिकम्स लिमिट डेल टी टेंडिंग टू 0 डेल P2 वेक्टर ओवर डेल टी इक्वल टू माइनस लिमिट डेल टी टेंडिंग टू 0 डेल P1 वेक्टर ओवर डेल टी। जब हम लिमिट डेल टी टेंडिंग टू 0 लेंगे तो हमारे पास ये डाइवर्जेंस बन जाएगा dP2y dt इक्वल टू माइनस dP1 वेक्टर y dt। दिस इज क्वेश्चन नंबर 2। जो dP2 वेक्टर ओवर dt ये क्या होगा, चेंज इन मोमेंटम ऑफ द बॉडी B, और एक इसके और हो जाएगा फोर्स ऑन बॉडी B, और साथ में जो dP1 बाई dt द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम P1, और ये किसका है, बॉडी A के मोमेंटम में जो चेंज आ रहा है, और ये किसके बराबर हो जाएगा, फोर्स ऑन बॉडी A। सो फ्रॉम क्वेश्चन 2, सो यहाँ पे हम लिख सकते हैं फोर्स ऑन बॉडी B इक्वल टू माइनस फोर्स ऑन बॉडी A। सो फोर्स ऑन बॉडी B किसके बराबर हो जाएगा, दैट इज FBA इक्वल टू माइनस FAB। Hence, force of action and reaction are equal and opposite, which proves Newton third law of motion। इस तरह से जो force of action and reaction equal होगी और opposite होगी, यही है हमारे पास Newton third law of motion। So this is the proof for Newton third law of motion।